नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट से इस वक्त खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। मिसाइल और ड्रोन के शोर के बीच परमाणु बम की सुगबुगाहट ने इंसानियत को डरा दिया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। आज 3 तस्वीरें सामने हैं जो इस भयावह मंजर की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर सीधा निशाना और मौत की कसम। ईरान ने सारे पर्दे हटा दिए हैं। तेहरान से आई खबरों की माने तो ईरान ने अब एक ही संकल्प लिया है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का अंत। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर बदले की आग ठंडी नहीं हुई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने साफ कर दिया है, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म नहीं कर देते। यानी अब जंग रणनीति से निकलकर व्यक्तिगत दुश्मनी और कत्लेआम तक आ चुकी है। दूसरी तस्वीर दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल का रास्ता होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर है, जो अब जंग का मुख्य अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इसे किसी भी कीमत पर खुलवाना चाहते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बहाल हो सके। दूसरी तरफ खड़ा है ईरान अपने फौलादी हौसलों के साथ। ईरान का संदेश क्लियर है, होर्मुज से वही गुजरेगा जो तेहरान को मंजूर होगा। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की लड़ाई समुद्र की लहरों को लाल करने की तैयारी में है। तीसरी तस्वीर, क्या ट्रंप से हो गई है भारी चूक? सवाल यह है, क्या ट्रंप ने ईरान से सीधे टकराकर अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी है? आज पूरी दुनिया में ट्रंप के इस फैसले की फजीयत हो रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, शेयर बाजार धड़ाम है और अमेरिका के अपने सहयोगी देश अब उससे दूरी बना रहे हैं। क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा? क्या ट्रंप की आक्रामकता दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आई है? इन तस्वीरों से साफ है कि मंजर कितना खौफनाक है। अगर अब भी कूटनीति नहीं जागी तो आने वाला वक्त सिर्फ बर्बादी की दास्तान लिखेगा। शो की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। IRGC की खुफिया विंग का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। IRGC की तरफ से रिपोर्ट ये आ रही है कि नेतन्याहू का खात्मा ही एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू की आक्रामक नीति से जंग की शुरुआत हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब नेतन्याहू को रास्ते से साफ किया जाएगा। यह IRGC के खुफिया विंग के हवाले से बड़ी खबर आई है। यानी तेहरान साफ तौर पर इस पूरी बर्बादी के लिए, खामेनेई की मौत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहा है। और ईरान का यह मानना है, IRGC का यह मानना है कि जब तक नेतन्याहू अपने कुर्सी पर हैं तब तक इस जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने ठान लिया है कि नेतन्याहू को मार के ही दम लिया जाएगा। इंतकाम वाली कसम जो है वो खाली है। IRGC ने नेतन्याहू से IRGC बहुत ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। IRGC का कहना है कि नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से जंगी हालात बने हैं। नेतन्याहू का खात्मा ही इस जंग को खत्म करने का एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा है, मिडिल ईस्ट का अपराधी है और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर को जो हुआ वो हिजबुल्लाह के लड़ाके ने इजराइल को रोका। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के एटम बम बनाने पर बड़ी खबर आई है। ईरान में NPT से हटने की मांग तेज हो गई है। ईरानी सांसदों ने NPT से हटने की मांग की है और ईरान का कहना है, सांसदों का कहना है कि ईरान एटम बम बनाएगा। जंग के बीच आखिर ईरान ने क्यों ठान लिया है कि वो एटम बम बनाकर ही मानेगा? क्योंकि ईरान को लगता है कि ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया तो ईरान पर इसी तरह से समय दर समय लगातार हमले होते रहेंगे और ईरान के हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्यों यह फैसला लिया गया है एटम बम वाला? खबर है कि NPT को नहीं मानेगा ईरान। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है। ईरान की संसद में NPT से हटने पर विचार हुआ है। ईरानी सांसदों ने NPT से बाहर निकलने की मांग की है। 12 दिन के युद्ध में भी NPT से हटने की मांग हुई थी। और NPT क्या है ये भी जान लीजिए। NPT परमाणु अप्रसार संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें
एनपीटी वाले देश हथियार नहीं बना सकते हैं एटम का इस्तेमाल करके। वो एटम का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर, शांतिपूर्ण इस्तेमाल के तौर पर कर सकते हैं। इसका मकसद यह था कि दुनिया में परमाणु हथियार के विस्तार को रोका जाए। और ईरान क्यों बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि एनपीटी के तहत उसे परमाणु बम बनाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक किया। समझौते से सुरक्षा और अधिकार दोनों ही नहीं मिल रहे हैं एनपीटी में आने के बाद। इसलिए ईरान एनपीटी में नहीं रहना चाहता। एक बार इस बीच बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा प्लान सामने आया है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने प्लान को मंजूरी दी है। होर्मुज मैनेजमेंट प्लान को दी गई मंजूरी। वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। नौसेना जहाजों के लिए लागू होंगे नए सुरक्षा प्रोटोकॉल। बता दें आपको कि होर्मुज अब वो अखाड़ा बन चुका है जो इस लड़ाई का मुख्य केंद्र है, और इसलिए होर्मुज को लेकर ईरान ने एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। और संसद में बाकायदा होर्मुज को लेकर कानून भी बना दिया गया है, बिल पास कर दिया गया है, जहां से ईरान होर्मुज मैनेजमेंट संभालेगा। अगर ये मुमकिन हो पाई, अगर ये ईरान ने कर दिखाया, तो होर्मुज मैनेजमेंट प्लान से वैश्विक तेल सप्लाई पर असर होगा। तेल की कीमतें चढ़ेंगी, क्योंकि ईरान की प्लानिंग यह है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज से वो टोल वसूलेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए होर्मुज को बैन कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। खबर यह भी है कि नौसेना जहाजों के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू करेगा ईरान। तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में तनाव अब होर्मुज की लहरों तक पहुंच गया है। ईरान ने ऐसा दांव चलाया जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान का राज चलेगा। ईरानी संसद ने इसे मंजूरी दे दी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को पैसा देना होगा, टोल चुकाना होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए इस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अब अमेरिका और इजराइल का पलटवार क्या होगा, एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान का पहरा और सख्त हो गया है। ईरान की संसद यानी कि मजलिस की सुरक्षा समिति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्लान को हरी झंडी दे दी है। इस नए कानून का मतलब साफ है, अगर इस रास्ते से गुजरना है तो ईरान की जेब भरनी ही होगी। ईरान के मुताबिक ये टोल रियाल में वसूला जाएगा। ईरान का तर्क ये भी है कि वो इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करता है, इसलिए उसका खर्च अब दुनिया को उठाना ही होगा। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ईरान ने इस कदम को सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक युद्ध नीति के रूप में इस्तेमाल किया है। जानकारों का मानना है कि 28 फरवरी से अमेरिका इजराइल गठबंधन के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच ईरान ने अपना सबसे घातक पत्ता चल दिया है। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत समझिए तो दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका ने इस रूट को बलपूर्वक खुलवाने की धमकी दी है, लेकिन तेहरान पर इसका कोई असर नहीं है। फिलहाल हालात ये है कि होर्मुज से वही जहाज गुजर रहे हैं जिन्हें ईरानी सेना यानी कि IRGC की हरी झंडी मिल रही है। जाहिर है ईरान ने समुद्र में वो घेराबंदी कर दी है जिससे निपटना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये सीधा टकराव महायुद्ध में बदल सकता है। और अगर ईरान अपनी इस टोल नीति को सख्ती से लागू करता है तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत मचनी तय है।
अब देखना ये होगा कि समुद्र की इन लहरों से उठी चिंगारी क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इस्फहान में सैन्य ठिकाने पर करारे हमले हुए हैं, कई बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। परमाणु ठिकाने पर हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने। तस्वीरें आपके सामने, उस तस्वीर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से पोस्ट किया, जहां पर अमेरिका ने 2000 पाउंड के 2 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिससे कि जमीन के नीचे बने जो न्यूक्लियर साइलोज या फिर जो अनुसंधान केंद्र हैं उनको उड़ाया जा सके। और धमाके की तीव्रता आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। यानी मिडिल ईस्ट से इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान का शहर इस्फहान, जो कल तक अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता था, आज वहां मौत और बर्बादी का मंजर है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर सेंटर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर है कि अमेरिका ने उन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट को चीर कर काल बन जाते हैं। दावा है कि निशाना सीधे ईरान का परमाणु ठिकाना था, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम था। और सबसे बड़ी बात, खुद ट्रंप ने इस हमले का वीडियो शेयर कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। लेकिन डर इस अटैक को लेकर नहीं है, डर अब इस बात को लेकर है कि इसके बाद तेहरान का रिएक्शन क्या होगा। मंगलवार की वो काली रात जब इस्फहान की जमीन अचानक कांप उठी, आसमान में रोशनी का ऐसा गुबार उठा कि मीलों दूर तक दिन जैसा उजाला हो गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये था ऑपरेशन इस्फहान। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपना 540 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम इसी शहर के नीचे बने एक गुप्त बेस में छिपा रखा था। अमेरिका को खबर मिली और फिर आसमान से बरसी वो मौत जिसे दुनिया बंकर बस्टर कहती है। जिस बम का इस्तेमाल हुआ उसका वजन है 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलोग्राम। ये बम गिरने के बाद तुरंत नहीं फटता, बल्कि ये लोहे और कंक्रीट की मोटी परतों को छेदता हुआ जमीन के अंदर धंसता चला जाता है और फिर वहां जाकर तबाही मचाता है जहां ईरान ने अपना परमाणु खजाना छिपा रखा था। हमले के तुरंत बाद ट्रंप का वीडियो सामने आया। लपटों से घिरे इस्फहान को दिखाते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान समझौते की मेज पर नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो ईरान के ऊर्जा संसाधनों, जल संयंत्रों और परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। इस्फहान के बद्र एयरबेस के पास हुए धमाकों ने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधि आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं। डर इस बात का है कि अगर यूरेनियम भंडार लीक हुआ तो ये तबाही सिर्फ बमों तक सीमित नहीं रहेगी। क्या ईरान के परमाणु सपने इस हमले के मलबे में दब गए हैं? क्या 540 किलोग्राम यूरेनियम अब अमेरिका के कब्जे में है या नष्ट हो चुका है? ये वो सवाल है जिनका जवाब फिलहाल धुएं के गुबार में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की ओर जाता है। दुनिया के तमाम बड़े देश इस वक्त संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। इस्फहान के इन धमाकों की गूंज तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। क्या ईरान इसका पलटवार करेगा? क्या ये परमाणु युद्ध का आगाज है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अमेरिका ने इस्फहान में जिन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, आप उनको जरा डिटेल से समझ लीजिए। ये बंकर बस्टर बम होते क्या हैं? बंकर बस्टर बम बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर ये हथियार जमीन के नीचे बने बंकर्स, इमारतें, अंडरग्राउंड टनल्स, इनको भेदने में सक्षम है। बंकर बस्टर बम का जो पावर है, ताकत है, वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बोइंग कंपनी बनाती है इसे। करीब 30,000 पाउंड का MOP बम है। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है इसको दागने के लिए, बंकर बस्टर बम को दागने के लिए। सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन पर अटैक करता है। रफ्तार ज्यादा होती है जिससे जमीन के 200 फुट गहराई तक जाने की ताकत रखता है और 60 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने की ताकत होती है बंकर बस्टर बम में। अमेरिका ने इस्फहान में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अब आइए आपको बताते हैं कि इस्फहान में ही हमला क्यों हुआ और इस्फहान ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे जो मेन बात है, आबादी तो ठीक है, लेकिन इस्फहान एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और न्यूक्लियर पावर सेंटर है ईरान के लिए इस्फहान। तो अगर पावर ग्रिड्स पर हमला करेंगे तो उससे ईरान पर प्रेशर बनाना आसान हो जाएगा। इस्फहान की आबादी जो है वो 23 लाख है। ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा भी यहां पर मौजूद है। ईरान की प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। यूएस इजराइल ने पिछले साल जून में जब हमला किया था तब भी इस्फहान में अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद ईरान ने उसे दुरुस्त कर लिया था। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में इस्फहान पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, अमेरिका इजराइल कई बार हमले कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर IRGC ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यमन में रोका गया है USS जेराल्ड आर फोर्ड। IRGC ने कहा है जेद्दा और यनबू के बीच फंसा हुआ है जेराल्ड आर फोर्ड। जेराल्ड को करीब 2 हफ्ते तक भटकना पड़ा है। यमन से हमला कर जेराल्ड को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया और कहा यह जा रहा है कि जेराल्ड आर फोर्ड की अमेरिका में वापसी भी हो रही है और 2 साल के लिए जेराल्ड आर फोर्ड को आउट ऑफ कमीशन कर दिया गया है, यानी कि उसे मेंटेनेंस में भेजा जा रहा है। अगले 2 साल तक अमेरिकी नेवी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, यह भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया है। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलों की झलक देखी गई है। मिसाइल अटैक से पूरा तेल अवीव दहल गया है। मिसाइल हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान की खबर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम हुआ और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये तेल अवीव की बताई जा रही है, जहां बड़ी मात्रा में कारें जलती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों को देखकर। और अटैक के बाद की स्थिति, काले धुएं का गुबार और हमले के बाद की स्थिति को भी इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो 1 महीने के बाद क्या यह सवाल जायज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बिछाई गई बिसात में फंस गए हैं? तो क्या ईरान ने वो चाल चल दी है जिससे व्हाइट हाउस की नींद उड़ी हुई है? दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान का वो फौलादी इरादा जिसने साबित कर दिया है कि खाड़ी के पानी में असली बॉस कौन है। कैसे ईरान ने ट्रंप की घेरेबंदी को नाकाम किया, आइए देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो चोक पॉइंट जहां से पूरी दुनिया की धड़कनें चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पाबंदियों के जरिए वो ईरान को घुटनों पर लाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। आज ईरान ने इस समुद्री गलियारे पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने सिर्फ 24 घंटे के लिए भी होर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों के मानिंद ढह जाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो गले की फांस है जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ईरान की ताकत उसकी जमीन पर नहीं बल्कि उसकी रणनीति में है। जहां ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया और रैलियों में गरज रहे हैं, वहीं ईरान की सेना ने चुपचाप हॉर्मुज को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। हजारों की तादाद में सुसाइड बोट्स और घातक एंटी शिप मिसाइलें। खाड़ी में युद्ध छेड़ने का मतलब है तेल की कीमतों का $200 के पार जाना, जो ट्रंप की राजनीति को खत्म कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति अक्सर अस्थिर मानी जाती है, लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकने वाला है और ना ही अपनी संप्रभुता से समझौता करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डराने की अपनी नौसेना भेजी, लेकिन ईरान के रडार और ड्रोन्स ने अमेरिकी पेड़ों की ऐसी निगरानी की कि पेंटागन भी हैरान रह गया। तो क्या माना जाए कि ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ईरान के सामने फेल हो चुकी है। हॉर्मुज के सकरे रास्ते में फंसी अमेरिकी साख अब खतरे में है। ईरान ने दिखा दिया है कि दबाव में वो टूटता नहीं बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस ईरानी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता चुनते हैं, या फिर ये फांस उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर बार बार बयान बदल रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बार झूठे बयान दे चुके हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। 28 फरवरी से अब तक ट्रंप ने झूठ का पिटारा खोला हुआ है। पहले जीत का ढिंढोरा पीटा, फिर बमबारी का नारा दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लेकर न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। और एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग है उसको लेकर 2 दर्जन बार झूठे बयान दिए, यानी कि लगभग 24 से 25 बार झूठे दावे, झूठे बयान दिए। 28 फरवरी से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ का पिटारा खोला हुआ है। 28 फरवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध हम जीत गए हैं और हमें जीतने की आदत लग गई और हम इतना जीत रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हम कितना जीत रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ खाली, वो लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के खिलाफ सहयोगियों के साथ नहीं आने से भड़क गया यूएस। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है, नेटो के भविष्य पर खतरे को लेकर चेतावनी दी है। यूरोप से यूएस सैनिक हटे तो बिगड़ सकता है संतुलन, मार्को रूबियो ने कहा है। यूएस सैनिक हटे तो खत्म हो सकता है नेटो, यह भी मार्को रूबियो ने कहा है। तो एक पावर बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश भी लगातार देखी जा रही है और नेटो को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नेटो को कायर तक कह दिया, कायर देश कहकर बुलाया, नेटो को कंगाल कहा नेटो के पास पैसे नहीं है जो अपना संगठन चला पाएंगे। अमेरिका की वजह से नेटो सर्वाइव करता है, अमेरिका के पैसे से नेटो चलता है। और अब यूएस के सैनिकों को यूरोप से हटाने की बात कर रहे हैं मार्को रूबियो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में और क्या क्या होना बाकी है, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। दुनिया इस वक्त एक सवाल पूछ रही है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो शांति दूत हैं, नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े दावेदार, वो जंग खत्म कराने में मास्टरमाइंड है, वो पीस मेकर है। दूसरी तरफ दिन ब दिन उनके फैसले, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से किडनैप कर लेना, उनकी पत्नी को उठवा लेना, कभी ईरान पर हमला कर देना, कभी पूरी दुनिया पर मनचाहा टैरिफ लाद देना, और अब ईरान पर अटैक। इस्फहान से लेकर तेहरान तक आज खंडहरों की तादाद इंसानों से ज्यादा होती जा रही है। मूलभूत सुविधाओं पर खतरा है, बिजली पानी का नामो निशान नहीं, और इन सब के बीच ट्रंप का रवैया किसी पहेली जैसा लगता है। वो कहते हैं अमेरिका जीत रहा है, फिर कहते हैं
अमेरिका डील करने के लिए तैयार है। फिर बंकर बस्टर बम से ईरान पर अटैक कर देते हैं। फिर कहते हैं अभी 10 दिन तक अटैक नहीं होगा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हिसाब से 6 अप्रैल तक कोई भी हमला ईरान पर नहीं होना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान में 2000 पाउंड के 2 बंकर बस्टर बम मारे। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रैटेजी है, सोची समझी चाल है, या उनको खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है? वो चक्रव्यूह में ऐसे फंस गए हैं कि वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो इंसान बौखलाहट में लेता है। ये खंडहर गवाह है उस तबाही के जिसने ईरान के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ने ईरान के सुंदर शहरों को कब्रगाह बना दिया। लेकिन इस बारूद के धुएं के पीछे जो सबसे धुंधला चेहरा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में ऐसा विरोधाभास है जो कूटनीति के जानकारों को भी चकरा रहा है। एक दिन पहले वो कहते हैं मैं बहुत जल्द युद्ध समाप्त कर दूंगा, हम डील के करीब हैं, और अगले ही दिन वो इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर पर 2000 पाउंड के बम गिराने का वीडियो शेयर करते हैं। ये विरोधाभास क्या कहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं या वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका का डर क्या होता है? चलिए आपको ट्रंप की इस अप्रत्यक्ष राजनीति के 3 चेहरे दिखाते हैं। चेहरा नंबर 1, शांति का मसीहा बनने की होड़। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उनकी वजह से दुनिया में युद्ध नहीं होंगे। वो ईरान को समझौते की टेबल पर आने को कहते हैं। चेहरा नंबर 2, विनाशक ट्रंप, यानी ठीक उसी वक्त वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का आदेश देते हैं। और चेहरा नंबर 3, अमेरिका फर्स्ट, यानी वो बार बार ये संदेश देते हैं कि अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप डील करना चाहते हैं तो शहरों को खंडहर क्यों बना रहे हैं? क्या ये सौदेबाजी का कोई खूनी तरीका है? रक्षा विशेषज्ञ का एक बड़ा तबका मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी धौंस दिखाते हैं तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दुनिया पूछ रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं? क्योंकि जब इस्फहान में बम गिरते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुनाई देती है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देश भी अब ट्रंप के इस अनप्रिडिक्टेबल रवैये से डरने लगे हैं। जंग के मैदान में जब शहरों की पहचान मलबे बन जाए तो जीत किसी की नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुद को विजेता बता रहे हों, लेकिन विरोधाभासी बयानों और बमबारी के बीच फंसी ईरान की जनता और दुनिया की शांति इस वक्त खतरे में है। सवाल अभी भी वही है, क्या ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान है या ये तबाही अभी सिर्फ झांकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच ईरान का शिराज शहर दहला है। शिराज में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके के बाद इस इलाके में धुएं का गुबार भी दिखा है। ईरान के शिराज पर अटैक हुआ है। कयासी लगाई जा रही है हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और अब तेहरान पलटवार के मूड में है। तस्वीरें आप देखिए कि यह हमला कितना जबरदस्त है, जिससे बहुत दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में बादल की तरह इस धमाके के बाद धुएं को देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं ईरान के पलटवार की। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सेंट्रल इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमले से नुकसान हुआ है इजराइल को और इजराइल का एयर डिफेंस भी चूक गया है। आयरन डोम को मिसाइल ने चकमा दिया है।
और इस मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सीधे यह हमला हुआ सेंट्रल इजराइल पर। ईरान का बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से भारी नुकसान की खबर है और आयरन डोम ने भी इस मिसाइल को रोकने में कामयाबी नहीं हासिल की और बड़ा नुकसान इजराइल को होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ने ईरान के आगे हथियार डाल दिए हैं? क्या ट्रंप ईरान से हार चुके हैं? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अब बैकफुट पर है? आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सन्न कर दिया। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान को मटिया मेट कर देंगे, जो ट्रंप होर्मुज की लहरों पर अमेरिकी झंडा फहराने की कस्में खा रहे थे, उन्होंने आज यूटर्न ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ट्रंप अब होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही युद्ध खत्म करने को तैयार है। यानी अब ईरान का उस समुद्री रास्ते पर कब्जा बना रहेगा जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और इस इलाके में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बैन कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है। तो इससे दो इंपैक्ट होंगे। एक तो सीधा नुकसान अमेरिका इजराइल का है और अमेरिका इजराइल को नुकसान की वजह से खाड़ी देश भी इस चक्रव्यूह में फंस गए, इस चंगुल में फंस गए। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो अवतार है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने करीबियों से साफ कह दिया कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को अब और खींचना नहीं चाहते। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपनी वो जिद छोड़ दी है जो इस पूरे तनाव का केंद्र थी, यानी हॉर्मुज को फिर से खुलवाना। ईरान ने इसे बंद किया, ट्रंप ने हमले की धमकी दी, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस जलमार्ग को जबरन खोलना बहुत जटिल है। अमेरिका को डर है कि अगर वो होर्मुज में घुसा तो ये युद्ध अंतहीन हो जाएगा। अब रणनीति बदल चुकी है। अब मकसद होर्मुज को खोलना नहीं, बल्कि ईरान की नौसेना और मिसाइल ताकत को बस इतना कुचल देना कि वो अमेरिका के लिए खतरा ना रहे और फिर वहां से एग्जिट कर लिया जाए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया? इसके 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, डेडलाइन का दबाव, यानी कि ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता। दूसरा कारण, कैजुअलिटी का डर, यानी कि होर्मुज की सकरी गलियों में अमेरिकी जहाजों पर सुसाइड ड्रोन्स का खतरा सबसे ज्यादा है। और तीसरा, महंगा होता तेल, यानी कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन इस यूटर्न ने सऊदी अरब, यूएई और इजराइल जैसे सहयोगियों की सांसें अटका दी हैं। अगर अमेरिका पीछे हटा तो क्या खाड़ी देश ईरान के रहमो करम पर रहेंगे? ईरान ने इस वक्त होर्मुज पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर रखी है। सिर्फ उन्हीं जहाजों को निकलने दिया जा रहा है जिन्हें ईरानी सेना की हरी झंडी मिली है। परिणाम यह है कि पूरी दुनिया में व्यापार को तगड़ा झटका लगा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। अगर ट्रंप होर्मुज को ईरान के कब्जे में ही छोड़कर युद्ध विराम करते हैं तो यह ईरान की बहुत रणनीतिक जीत मानी जाएगी। जानकारों का कहना है कि यह शांति नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। ईरान का हाथ अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई की गर्दन पर होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक या फिर एक बड़ी गलती है? क्या ईरान
अब इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होगा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। फिलहाल व्हाइट हाउस खामोश है, लेकिन खाड़ी के देशों में हलचल तेज है। क्या ये महायुद्ध का अंत है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। يا أبا الحسن دخيلك يا علي. कबीर जी का एक बहुत मशहूर दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लड़ रहे हैं अमेरिका और ईरान, पिस रहे हैं खाड़ी के देश। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, कुवैत के तेल टैंकर पर हमला हुआ है। दुबई से 31 नॉटिकल मील पर दूरी पर हमले की खबर है। टैंकर में आग लग गई है, धू धू करके टैंकर जल रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। राहत की बात यह है कि 24 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। खाड़ी के देश इस जंग में इस तरह से पिस रहे हैं जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, सीज फायर हो नहीं रहा है, जंग जारी है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका के यहां से चले जाने के बाद ईरान इन मुल्कों को माफ कर देगा या छोड़ देगा या इस रीजन में शांति आ जाएगी। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमले बंद कर देगा और इजराइल ईरान पर हमले बंद कर देगा। यानी जिस लड़ाई की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, इसका अंत अगर कोई कर सकता है आज की तारीख में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ तेहरान, सिर्फ और सिर्फ IRGC। तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करके दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है? ईरान इजराइल युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब शांति की जगह मिसाइल और बमों की गूंज सुनाई दे रही है, परमाणु हथियारों की आहट मिल रही है। ट्रंप की जिद है ईरान के पास एटम ना हो, लेकिन उनके इसी वार ने दुनिया के उस न्यूक्लियर जिन को आजाद कर दिया है जिसे अब भी महाशक्ति की बोतल में बंद नहीं किया गया, तो विनाश सुनिश्चित है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है मिडल ईस्ट में कभी ना खत्म होने वाली तबाही। लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हट ने ईरान को कोने में धकेल दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के आंकड़े डराने वाले हैं। ईरान के पास पहले से ही 2500 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ईरान का शासन इस युद्ध में टिक गया तो वो परमाणु बम को ही अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का भी है। ट्रंप ने पहले परमाणु संधि तोड़ी, फिर बातचीत की मेज पर बुलाया और फिर उसी दौरान हमला कर दिया। दुनिया के सामने ये संदेश चला गया कि मनमौजी अमेरिका के वादों की कोई कीमत नहीं है। आज ईरान के लिए परमाणु बम सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपने वजूद को बचाने की ढाल बन गया है। पूरी दुनिया के सामने अब 3 बड़े सबक हैं। सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा तो उनका अंजाम क्या हुआ, सबने देखा। यूक्रेन ने सोवियत संघ के बाद अपने परमाणु हथियार सरेंडर किए तो आज वो रूस के सामने अकेला खड़ा है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ताल ठोक कर कह दिया था कि हमने परमाणु बम ना छोड़कर बल्कि सही फैसला किया। खतरा अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है। दक्षिण कोरिया में 76% जनता अब अपना खुद का परमाणु बम चाहती है। ताइवान, जिसे 1988 में अमेरिका ने रोक दिया था,
वो फिर से सोचने पर मजबूर है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने इस होड़ को और हवा दे दी है। कोई भी देश अब अमेरिकी गारंटी पर निर्भर रहने को तैयार नहीं है। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक हमले ने दुनिया को अस्थिरता के उस दौर में धकेल दिया है जहां हर छोटा बड़ा मुल्क अब न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। अगर एक बार ये दौड़ शुरू हो गई तो इसे रोकना नामुमकिन होगा। क्या ट्रंप की ये मनमौजी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परमाणु दुस्वप्न साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने चाह रहा हूं। यूएन के एक अधिकारी मोहम्मद साफा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए वो अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमले को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा और अपने पोस्ट से बाकायदा रिजाइन भी कर दिया है। तो क्या ईरान के ऊपर परमाणु अटैक का खतरा मंडरा रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को परमाणु युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है? और क्या दुनिया ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ राख और अंधेरा बचेगा? यूएन के गलियारों से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। लेबनानी मूल के वरिष्ठ राजनयिक मोहम्मद साफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, यह एक विस्फोटक खुलासा है। साफा ने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि वो उस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते जहां मानवता को खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा हो। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 12 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले मोहम्मद साफा ने जो दावा किया है उसने वैश्विक कूटनीति में हड़कंप मचा दिया है। साफा का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ ताकतवर अधिकारी एक शक्तिशाली लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद साफा ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा, मैं उस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता जहां परमाणु हमले की तैयारी हो रही हो। उन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया ताकि दुनिया को इस संभावित न्यूक्लियर विंटर से आगाह कर सके। साफा ने तेहरान की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और दुनिया से पूछा कि क्या आप इस शहर को शमशान बनाना चाहते हैं? मोहम्मद साफा के वो 3 बड़े आरोप जिसने सबको डरा दिया है। पहला आरोप यह है कि यूएन के भीतर ईरान पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति बनाई जा रही है। दूसरा आरोप यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब मानवता के लिए नहीं बल्कि कुछ खास युद्ध के भूखे देशों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा आरोप यह है कि साफा ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराध बताते हुए दुनिया से जागने की अपील की है। साफा ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो युद्ध के नाम पर अपनी जीभ लपलपा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेहरान कोई रेगिस्तान नहीं है। यहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ परिवार है, स्कूल जाते बच्चे हैं और अपने सपनों को बुनते आम लोग भी हैं। साफा का सीधा सवाल है, अगर वाशिंगटन, बर्लिन या लंदन पर परमाणु हमले करे तो क्या तब भी दुनिया खामोश रहेगी? उन्होंने युद्ध चाहने वालों को बीमार मानसिकता का शिकार बताया है। अगर साफा का दावा 1% भी सच है तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसी आग की ओर बढ़ रहे हैं जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। मोहम्मद साफा का इस्तीफा एक अलार्म है। क्या संयुक्त राष्ट्र अब सिर्फ कुछ देशों की कठपुतली बन गया है? क्या शांति स्थापित करने वाली संस्था ही प्रलय का रास्ता तैयार कर रही है? साफा ने तो अपनी चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन अब सवाल दुनिया के उन नेताओं से है जो परमाणु हथियारों के ट्रिगर पर उंगली रखे हैं। याद रखिए, परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बस जो बच जाते हैं वो मरने वालों पर रोते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर
हमले का दावा किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से अटैक किया गया है। उत्तरी इजराइल के मालोत तरशीहा में यह हमला किया गया है और दावा है कि डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। उत्तरी इजराइल में यह अटैक हुआ है जहां पर बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। एक तरफ हिजबुल्लाह हमले बढ़ा रहा है तो अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में है। कहते हैं अमेरिका को खार्ग द्वीप पर कब्जा चाहिए ताकि ईरान का तेल कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, दुनिया भर के देशों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका के लिए ये साख का सवाल बन चुका है कि ईरान के शिकंजे से हॉर्मुज स्ट्रेट कैसे छुड़वाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अमेरिका की साख पर बड़ा सवाल खड़े कर सकता है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर उसने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान किसी डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस रास्ते को घेरे हुए बैठा है, जिसका असर पूरी दुनिया के तेल गैस के दामों पर पड़ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका इस रास्ते को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका का खार्ग द्वीप पर कब्जा करना संभव तो हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका के लिए वेनेजुएला जैसा अभियान नहीं होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि खार्ग द्वीप अमेरिकी नियंत्रण में भी आ जाए, फिर भी वहां से रवाना होने वाले तेल टैंकर ईरानी हमलों के खतरे में रहेंगे, क्योंकि खार्ग की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलग है और हॉर्मुज की अलग है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। खार्ग द्वीप ईरान के दक्षिण पश्चिम तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर खाड़ी के अंदर स्थित है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है, जहां से देश के कच्चे तेल का करीब 90% हिस्सा दुनिया भर में भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टैंक, पाइपलाइन और लोडिंग सुविधाएं मौजूद हैं और ये पूरी तरह खाड़ी के अंदरूनी हिस्से में आता है। जबकि हॉर्मुज खाड़ी का सकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, इसलिए यह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। खार्ग से हॉर्मुज की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। खार्ग तेल का लोडिंग पॉइंट और स्रोत है, जबकि हॉर्मुज तेल के जाने का रास्ता। ऐसे में खार्ग पर कब्जे से ईरान के तेल निर्यात पर तो सीधा असर पड़ेगा, लेकिन हॉर्मुज के जरिए ईरान पूरी दुनिया के तेल सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित किए बैठा है, जिस पर कोई असर होने की उम्मीद नहीं है। साफ है कि अगर अमेरिका खार्ग पर कब्जा कर भी लेता है, तब भी हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान युद्ध पर कई कमेंट्स किए हैं, जिसका ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का तेल उनकी सबसे पसंदीदा चीज है। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि तेल की एक बूंद भी नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो खार द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि हमारे के सैनिक जमीन पर उतरे तो नर्क के दर्शन कराएंगे। वैसे खार्ग आइलैंड पर कब्जे के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोगों को उनकी बात समझ नहीं आ रही। वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यही वजह है कि ट्रंप सोते जागते ईरान के तेल वाला ख्वाब देखते हैं। दरअसल खार्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा खार्ग से होने वाले तेल निर्यात से आता है। इसी पैसे से सरकारी खर्च, बुनियादी सेवाएं और सैन्य ढांचा चलता है। अब ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के खार्ग द्वीप की सुरक्षा व्यवस्था कोई खास नहीं है, बहुत आसानी से इस पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसे तेजी से परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% तक किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप ने आज तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ दावा किया है। वैसे अगर अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा भी कर लिया तो भी उसे अमेरिका ले जाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। होर्मुज का मामला खाड़ी देशों के तेल का मामला सिर्फ एक देश का मामला नहीं है। ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरे का विषय है। अब सवाल यह है कि हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जंग लंबी खिंच गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि तो अभी 1 महीने तक तो किसी तरह से अलग अलग देशों ने सरवाइव कर लिया है। कुछ देशों के पास 3 महीने का स्टॉक है, किसी के पास 4 महीने का स्टॉक है, लेकिन जंग 6 महीने चली तो क्या होगा? इसलिए होर्मुज पर और ईरान जो फैसले ले रहा है उस पर पूरी दुनिया को साथ आना होगा और इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से निकल जाए और बहुत देर हो जाए। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।